मैं शुरू करता हूँ आप सबको प्रणाम करते हुए, खास तौर पे नटरंग जम्मू ने जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की है आज, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से जो भी बात है मेरे अंदर और आप लोगों के सवाल के बीच में जहाँ थिएटर ठहरता है, उस जगह पर ज़रूर मतलब कि हम एक बेहतर संवाद करें। इसके लिए मैं बलवंत भाई का बहुत धन्यवाद देता हूँ, नीरज कांत जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ और यासीन साहब को सलाम अदा करता हूँ और अपना बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं एक ऐसे शहर में पैदा हुआ जो उत्सव धर्मी है। युवराज भाई को भी प्रणाम करता हूँ मैं। तो उस उत्सव धर्मी एक शहर के अंदर महाकाल मंदिर और चौक के बीच में एक छोटा सा मोहल्ला है जहाँ मेरा जन्म हुआ। वहाँ मुझे संयोग से बिल्कुल बचपन से तरह तरह की चीज़ें देखने समझने को मिली। उसमें सबसे पहले जो मुझे देखने को मिले तो बहुत सारी रामलीला, रासलीला, जो हर धार्मिक अनुष्ठान पे वहाँ पर कभी न कभी कहीं न कहीं किसी मंदिर में, किसी प्रांगण में, कभी नदी के किनारे या कभी किसी और जगह पर होती थी। और वो देख के मैं धीरे धीरे मुझे आनंद आता था उस सब को देखने के अंदर। एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर था। सुमन भाई नमस्कार, पार्थो जी नमस्कार। तो उस आनंद के साथ ही मतलब कि मैंने अपना पता नहीं कब शुरू किया, रचना जी नमस्कार, रोहित भट्ट जी नमस्कार, कब अपनी शुरुआत कर दी। और इस शुरुआत के अंदर एक गाना को गुनगुनाना मतलब कि सबसे पहले आया और कुछ लोहे के डिब्बे ठोकना या घर के बर्तनों को बजाना ऐसे शुरू हुआ। घर जहाँ है वो चौक बाजार है और चौक बाजार के अंदर सोना चांदी मार्केट में मेरा घर है। वहाँ एक फूलों की बड़ी मंडी लगती है। वहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश का जो लोक नाट्य है माच, उसके होली के बाद में और अक्सर दिवाली के बाद में परफॉर्मेंस होते थे। वहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंस होते थे। ये सब भी जो परफॉर्मेंस थे, इसकी कहानियाँ जो थी हरिश्चंद्र या राजा भर्तरी या कुछ लोक नायक जिन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया है अपने समाज के लिए, जो अपना जीवन लगा दिया है या अपने जीवन मूल्य को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा बल्कि सरेंडर किया है, मार डाला है अपने आप को, लेकिन समाज को बचाने के लिए। तो ऐसे भी कुछ ड्रामे थे उसके अंदर, जिसमें हम अमर सिंह राठौड़ वगैरह को कह सकते हैं। और भी तेजा जी की कथाएं हमारे उसी प्रांगण के अंदर होती रही है, उसको भी देखता रहा। बचपन से मैंने देखा कि जो कुछ भी गाना बजाना और इस तरीके की चीजें हैं, ये मुझे बड़ी आकर्षित करती है और शायद वो एक शहर के संस्कार के अंदर ही था। तो इसलिए मतलब कि वो शहर मुझे बहुत कुछ अनजाने में दे रहा था। मुझे नहीं मालूम मैं क्या ग्रहण कर रहा था, लेकिन हाँ, एक तरह से कल्चर या संस्कृति के प्रति रुझान बढ़ा रहा था। फिर अगर देखें तो उज्जैन ही शहर के अंदर, जो मैंने बताया कि शुरुआत में मैं लीला नाटकों को देखता रहा, उसके बाद में मैंने लोक नाट्यों को देखना शुरू किया। उसमें कुछ सोशल कहानियां भी देखी, जैसे मतलब कि प्रेम कहानियां थी। तो बचपन में हम भले ही उम्र से छोटे थे, लेकिन कुछ चीज़ों को जब समझते थे तो प्रेम कहानियां वगैरह मतलब कि देखने के लिए हमारे घर के हमारे पिताजी या तमाम तरीके के अब जो बुजुर्ग थे वो कहते थे नहीं तुम्हें नहीं देखना ये, लेकिन फिर भी हम छुप छुपा के कहीं ना कहीं से उसको देखने की कोशिश करते थे। लैला मजनू हुआ, सेठ सेठानी हुआ, इस तरह के कई सारे प्रसंग देखने में तब आए। उस लीला नाटक के अलावा उज्जैन शहर के अंदर एक और विचित्र ये था कि वहां पे लीलाएं भी होती थी, फोक थिएटर भी था, लेकिन सेम टाइम संस्कृत थिएटर की भी एक परंपरा समृद्ध थी। पंत जी नमस्कार, भूपेंद्र जी नमस्कार, अनिल जी। तो मैं फिर मतलब कह रहा हूँ, संस्कृत नाटकों की एक परंपरा थी जो कालिदास समारोह के नाम से 7 दिन का एक बड़ा प्रोग्राम होता था। और उस प्रोग्राम की शुरुआत में तो हमारे मोहल्ले के अंदर ही हुई थी कालिदास समारोह की। बाद में कालिदास की एक एकेडमी बनी
लेकिन वहाँ जो मोहल्ले में हुई थी तो तब हम मेरे पिता वगैरह उसके अंदर भाग लेते थे, क्योंकि वो एक वैदिक ब्राह्मण थे और मतलब पूजा पाठ और शादी ब्याह यज्ञ यज्ञादि और तमाम चीज़ों के अंदर लगे रहते थे। मुझे भी सुबह 6 बजे उठ के 4 बजे उठ के वेद पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, ठंड हो या गर्मी हो बरसात हो। तो वो भी एक वाचिक परंपरा, जिसको हम नाट्य शास्त्र में बाद में कहते हैं यजुर्वेद, जिससे हमने पाठ के बाद में एक्शन लिया, अभिनय लिया, वो वहां पे ही सीखा। हरि ओम महागणानां, तो इस तरह की चीजों को वहां करते हुए अपने आप ही मतलब कि हमें एक वाचिक या स्वर का ज्ञान, ऊपर नीचे आने का ज्ञान या किसी जगह ठहरने का ज्ञान, उसके छंद वगैरह अब एक तरह से बगैर जाने ही आने लगे। संस्कृत नाटकों को देखते थे तो उसके अंदर बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग आते थे उसमें। पडिक्कर साहब जैसे आते थे, विजया मेहता जी जैसे आते थे, और फिर हबीब तनवीर साहब को देखा वहां पर। चरणदास शोर को जब देखा तो मैं बिल्कुल एक तरह से दीवाना हो गया था, क्योंकि उस दिन कम से कम नहीं कहते 60,000 लोगों के बीच में वो जो माइक थे वो भी दम तोड़ चुके थे, उसके अंदर वो परफॉर्मेंस हुआ था। फिर अलका जी साहब अपना मिट्टी की गाड़ी लेके आए थे, वो मेरे लिए बहुत ही एक अलग तजुर्बा था। तो ये सब चीजें धीरे 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 कहीं ना कहीं पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को प्रभावित कर रही थी, मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल अनजाने में ये सब चीजें घट रही थी। फिर एक जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ गए, कॉलेज पास कर लिया 11th के बाद में, तब कॉलेज आ जाता था। कॉलेज के अंदर गए तो हमारे स्टूडेंट वेलफेयर के डीन फैकल्टी उस वक्त में थे डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य, और वो आधुनिक रंगमंच के लिए बहुत से प्लेस वगैरह उन दिनों करवाया करते थे। मैं उस ग्रुप के साथ भी धीरे से जुड़ा तो ये है कि वहाँ जुड़ने के बाद में मुझे पता चला कि लीला से, फोक थिएटर से या संस्कृत ड्रामे से क्या चीजें अलग है जो मॉडर्न थिएटर वाले करते हैं। यहाँ स्पीच पे, डायलॉग डिलीवरी पे और बॉडी के नियंत्रण पे बड़ा ध्यान देना पड़ता था। वो जो बचपन में देखते थे उसमें सब में गाना बजाना और नाचना और ये तमाम चीजें ज्यादा थी, लेकिन यहाँ आते ही एक अलग तरीके का संस्कार आया। यहाँ पर जब आए तो तरह तरह के प्लेज हम परफॉर्मेंस करने लगे। यहाँ पे बहुत पास से हमने जिन जिन लोगों को देखा, उनमें से मैंने कुछ लोगों का नाम जिक्र किया और कुछ लोगों के साथ में मैंने काम भी किया। इस तरह से एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी शुरुआत हुई कि सब चीजों के अंदर जाना पड़ा। इसी बीच में हमारे जो एक कुलपति थे जिनका नाम था डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, वो महीने में 2-3 बड़े एमिनेंट पोएट को बुलाया करते थे। तो जैसे अज्ञे जी वहाँ आए तो 10 दिन वहाँ रहेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, या कभी रघुवीर साय आए या शमशेर बहादुर सिंह आए। तो जब ये आने वाले होते थे, इनका कंफर्मेशन आ जाता था, तो वो हमें डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य कहते थे, बेटा इनकी कविताओं को ढूंढते हैं। उनकी कविताओं को पढ़ते थे, पहले तो पाठ करते थे और उसके बाद में उसका इनेक्टमेंट भी करना शुरू किया। तो हमने, मेरा ख्याल है कि लगभग उस वक्त के जितने महत्वपूर्ण कवि थे, ये थिएटर बिल्कुल ही अलग था, जो काव्य के ऊपर बहुत ही ज्यादा निर्भर था और एक इमेजिनेशन की तरफ ले जाता था। अनजाने में ये सब चीज हो रहा था, मुझे नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो रहा था, लेकिन उसको करने में बहुत मजा आ रहा था। 1972 में मैं आ गया यूनिवर्सिटी के अंदर। तब तक मैं 4th ईयर कर चुका था गाने के अंदर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, और 75 में मैं तबले के अंदर भी गंधर्व संगीत महाविद्यालय से मध्यमा पूर्ण कर चुका था। इस तरह से ये एक म्यूजिक का बैकग्राउंड था। थिएटर में जब गया तो मतलब कि जैसे ही गया तो संस्कृत नाटक होते थे तो मेन रोल मिल जाता था, फोक ड्रामे होते थे तो मेन रोल मिल जाता था, लीलाओं में यही होता था। बाद में जब भाषा बहुत अच्छी थी, वेद पढ़े हुए थे, तो इसलिए भाषा का उच्चारण वगैरह ठीक थे, तो कविताओं के अंदर भी मतलब कि काफी तवज्जो मिलने लगी। और ऐसे करते करते मैंने किसी तरह से ग्रेजुएशन बिल्कुल एक साधारण स्टूडेंट की तरह पास किया। लेकिन उस दौरान
एक चीज मेरे साथ में हुई कि जैसे ही ग्रेजुएशन किया, घर वाले मेरी शादी कर देना चाहते थे या और तरह की मतलब की जिम्मेदारियों में डाल देना चाहते थे, तो नौकरी करने के बारे में तय हुआ। पास ही देवास में नई नोट प्रेस की शुरुआत हो रही थी। मैंने अप्लाई किया, वहाँ ऑफिसर के तौर पे मेरा चयन हो गया। ट्रेनिंग वगैरह होने लगी, 10-12 दिन गया मैं वहाँ पर, लेकिन उसमें मन नहीं लगा। तनख्वाहें भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये बेवकूफ़ी की बात है, मुझे इस तरह की चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, मैं इसके लिए नहीं हूँ दुनिया में। और इस तरह से फिर शुरुआत की, फिर छोड़ दिया, फिर आके नाटक में लग गए। तब तक विमल फैब्रिक्स के अंदर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट था, विमल मिल का, और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में 160 मजदूरों के ऊपर मुझे सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। अब सुबह 7 बजे मतलब कि वहाँ पहुँचना होता था और दिन के 3 बजे तक वो पाली चलती थी। उसमें हमें प्रोडक्शन का मेंटेनेंस देखना होता था, उसकी पैकिंग और उसकी रैपिंग और उसके कपड़े को चेकिंग करना और ये तमाम चीज़ें करना होता था, लेकिन उस काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जबकि वो उस मेरे घर परिवार या उस समाज के लिए बहुत भी बड़ा मतलब कि योगदान था और पैसे भी अच्छे थे, तनख्वाह ठीक ठाक मिल रही थी उस वक्त में। उससे भी मैंने 10, 15, 20 दिन किया और उसके बाद में उसको भी छोड़ दिया। घर में मेरी माँ बहुत गुस्सा हुई, करूं क्या? तो मध्य प्रदेश नाटक लोक कला एकेडमी का 1 साल का डिप्लोमा शुरू हुआ। उस डिप्लोमा के शुरू होने के अंदर शुरुआत में राजेंद्र गुप्त, राम गोपाल बजाज जी, गोवर्धन पांचाल, बलराज पंडित, BM शाह, सुधीर कुलकर्णी, विजया मेहता, पणिक्कर साहब, वी रामामूर्ति, बंसी भाई, MK रैना साहब, कमलाकर सोनटक्के और प्रभात भट्टाचार्य तो थे ही, ज्योति स्वरूप, धीरेन्द्र परमार, ओम प्रकाश शर्मा जी गाना जो सिखाते थे वो, और ऐसे तम नेमीचंद जैन। और बाद में जब उसका डिप्लोमा होने लगा तो नेमी जी के साथ में कारण जी भी उसको देखने के लिए आए। प्ले हो रहा था अभिमारक, और उस अभिमारक के अंदर माच शैली के अंदर जो हमारी पारंपरिक माच शैली है उसके अंदर वो संस्कृत प्ले को किया जा रहा था। उसमें बहुत गाने थे, मैं मेन रोल करता था अभिमारक का, और बहुत हाई पिच के अंदर बहुत शानदार मतलब कि वो मुझे भी मजा आता था उस गाने के अंदर। नाटक खत्म हुआ, उसके बाद में मैं बैक स्टेज में अपने कॉस्ट्यूम बदल रहे थे तो कारण जी और नेमी जी दोनों आए, और कारण जी और नेमी जी ने कहा कहाँ गया वो लड़का जो अभी अभिमारक कर रहा था? तो मैं वहाँ कपड़े बदल रहा था, एक छोटे से ग्रीन रूम में बहुत से लोग थे। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ हूँ। तो बोले इधर आओ, शाबाश बहुत बढ़िया किया तुमने। अच्छा तुम, मैंने सुना है कि ड्रामा स्कूल आना चाहते हो? मैंने कहा जी सर। तो ठीक है आ जाइए, आपको हो गया है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप फॉर्म भर दीजिए। मार्च की बात है, उसी वक्त फॉर्म निकले हुए तो मैंने भरे, और इस तरह से मेरी एक शहर के जो भी तजुर्बे थे, जो शहर ने मुझे दिया था, मैं उसका ऋणी हूँ। और उस थिएटर से वहाँ से जो कुछ सीखा सचमुच में वो मेरी व्यक्तित्व के अंदर, या हमें बाद में आज मैं स्टूडेंट के सामने भी जब खड़ा होता हूँ तो वो मैं समझता हूँ उसका ऋण मेरे ऊपर है, जो मुझे हमेशा सामने उतारना है अपने बच्चों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में आत्मसात करके, बातचीत करके। आ गए दिल्ली, आ गए दिल्ली आने के बाद में ये ड्रामा स्कूल और दिल्ली देखा पहली बार, मतलब किसी एक बहुत बड़े शहर में आया था मैं। सब दूर चारों तरफ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। रेपेट्री कंपनी को देखता था तो मुझे लगता था एक बड़ी अजीब सी जगह है जहाँ पे प्रोफेशनल बड़े बड़े एक्टर जिनका नाम सुना था हमने, नटरंग पत्रिका के अंदर या दिनमान में या धर्मयुग में वो नाम छुपा करते थे, तो हमारे लिए तो सचमुच वो हमारे बड़े सम्मानीय अग्रज थे, या कहना चाहिए कि सीनियर थे, जिनकी वजह से हमको उनको पास से देखने का वक्त मिला तो बहुत ही अच्छा लगा। साथ में क्लासेस शुरू हुई, कुछ ही दिन अभी क्लास चली थी कि तभी यकबायक कारण जी ने एक नोटिस लगाया और कहा कि 16 शो हो रहे हैं पुराने किले में, तुगलक के आखिरी अलकाजी साहब का डायरेक्ट किया हुआ वो प्ले था, और आप सब लोगों को फर्स्ट ईयर को उसमें जाके अशरिंग ड्यूटी करनी है। तब फर्स्ट ईयर से अशरिंग ड्यूटी सिखाई जाती थी, किस चपलता से किस तरह से बैठाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे आप ऑडियंस का, किस तरह से धीरे से, अगर लेट आया है कोई तो उसको किस जगह बैठाना है,
एक टॉर्च लेके जाना है, वो कहीं परफॉर्मर के चेहरे पे वो लाइट न गिरे, इसलिए बहुत धीरे से नीचे हाथ रखते हुए छुपाते हुए उसको लेके जाना है और लोगों को अपनी अपनी जगहों तक पहुंचाना है। लेकिन इस दौरान मैंने देखा कि एक बड़े सी मॉन्यूमेंट के अंदर, जो एंशियंट मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर एक परफॉर्मेंस हो रहा है। ये मेरे लिए पहली बार और एक अजीब तजुर्बा था। मैंने वो 16 के 16 परफॉर्मेंस आखिरी लास्ट रो में ऊपर लगभग सड़क के लेवल से नीचे उतर के जाना पड़ता था, तो वहां से बैठ के वो सारा का सारा देखा, जिसे कहेंगे हम एक तरह से 180 डिग्री में उस पूरे परफॉर्मेंस को रोज देखता था। मनोहर भाई थे उसमें मधुमालती जी थी, उसमें राजेश विवेक साहब थे, उसमें रंजीत भाई थे, उसमें के रैना थे, उसमें कश्यप भाई थे, उसमें रघुवीर यादव थे, उसमें उत्तरा जी, सुरेखा जी, और तरह तरह के मतलब कि हमारे उस वक्त के जो मुंह एक तरह से कहना चाहिए कि ऐसे एक्टर थे। और उसके अंदर बगैर माइक के बिल्कुल रिसोर्स जो थे लाइट के लिमिटेड थे, लेकिन पहली बार मैंने ऐसे देखा था कि लाइटें भी मतलब वहाँ पे इतना अपना प्रभाव बना रही है। बड़े से आर्च के पीछे जब मनोहर भाई आके बैठते थे लास्ट सीन में, तो हमें एक ऐसा लगता था हम कौन सी दुनिया में आ गए, अलौकिक दुनिया में हमें ट्रांसफर कर दिया है। तो अलका जी के उस प्रोडक्शन के ने मुझे बहुत कुछ एक स्पेस का ज्ञान करवाया कि स्पेस में किस तरह से एक्टर, उसमें जिस तरीके के कॉस्ट्यूम इस्तेमाल किए गए थे, बड़े बड़े हेवी थे। जब मनोहर भाई घूमते थे तो वो पूरे लबाजमा उनका जो पीछे पहना होता था वो घूमता था, तो मुझे लगता था कि ये कितना हेवी होगा। एक दिन मैंने उसको बैक स्टेज में जाके उठा के भी देखा था, 10-12 किलो से ज्यादा का हेवी लबाजमा था, और उनके हाथ में और भी चीजें होती थी, और ताज वाज और तमाम वो भी डले होते थे, कुछ ऑर्नामेंट्स। लेकिन उसके अंदर भी वो उसको घुमाना, कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितनी एनर्जी की जरूरत है ये, और फिर कितनी एनर्जी से हर एक सीन के अंदर जब एक्टर आ रहा है, उसके पहले तक हमें समझ नहीं आता था एक एक एक्टर आ रहा है तो किस तरह से मूड को लेके आ रहा है, और उसको बैक स्टेज में किस तरह की तैयारियों को करके मतलब कि वो एक परफॉर्मेंस को बनाने के लिए आ रहा है। तो वो सब चीजें हमने जब एक बड़े से ऑडिटोरियम नहीं कहेंगे, एक मॉन्यूमेंट के अंदर देखी, 180 डिग्री में, कभी घटना यहाँ हो रही है, कभी ऊपर, कभी आर्च के भी ऊपर एक जगह थी जहाँ सेकंड हिस्सा शुरू होता था इंटरवल के बाद में, उमंगो भरी उम्र वाला। डर लगता था नीचे से देख के, लेकिन मनोहर भाई वहाँ बहुत आराम से घूम रहे होते थे, रघु भाई बहुत आराम से घूम रहे होते थे, और हम भी जा के कभी कभी जब ये लोग नहीं पहुंचते थे तो किसी दिन जल्दी पहुंच गए तो उसको चक्कर लगा के देखते थे कि यार कैसे यहाँ, लेकिन फिर भी वहाँ हमें डर लगता था। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी। तो तुगलक ने एक तरह से ड्रामा स्कूल में एक अलग तरीके की चुनौतियों को देखने का एक सबक दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मेरा अपना तजुर्बा बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन तजुर्बा हम सबका है। हम सब कहीं ना कहीं किसी जगह जाते रहते हैं, और उससे जो इनरिचमेंट लेना चाहिए वो अगर हमें अच्छे एक्टर के थ्रू मिल रही है, एक स्पेस के थ्रू मिल रही है, एक ग्रेट टेक्स्ट के थ्रू मिल रही है, हमें रिसीव करना चाहिए, क्योंकि वो सब मिलके ही एक एपिक बनता है, एक क्वालिटी बनती है, और वो चीज हमें कहीं ना कहीं लेके भी जाती है। उसके बाद में ये प्ले खत्म हुआ, तभी कारण जी ने बोला हम लोग एक प्ले करने जा रहे हैं, और वो अंधेर नगरी प्ले था। अंधेर नगरी प्ले उसके पहले मैं देख चुका था उज्जैन में, प्रोफेसर सत्यव्रत सिन्हा लेके आए थे, इलाहाबाद में वो तैयार हुआ था। इमरजेंसी के जस्ट पहले उन्होंने वो एक विरोध, सत्ता के विरोध के अंदर उसको परफॉर्मेंस को अंजाम दिया था, और पूरे देश भर में उसको घूम घूम के शो कर रहे थे। और उसके बाद में इमरजेंसी आ गई, और उनको प्रोफेसर साहब को, सत्यव्रत सिन्हा को जेल में भी डाल दिया गया। उसके बाद में एक दूसरी सरकार आई, जब मेरा चयन हुआ था तब मतलब कि मैंने देखा वहां पर, और 77 में एक अलग सरकार आई, और धीरे ही 1 साल भी नहीं गुजरा, आपस में काफी लड़ाई झगड़े होने लगे। कारण जी ने अंधेर नगरी उठाया, और उसके पीछे जो थी हमारी तरह तरह की एक्सरसाइज,
अखबार पढ़ते थे और उस वक्त के कंटेम्प्रेरी जो घटनाएं हो रही है उसको मतलब कि कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने म्यूजिक बनाया, उसका जैसा डिजाइन बनाया, और जब उसके परफॉर्मेंस को किया वो काफी 1 महीने तक का बहुत ही कहना चाहिए कि पहली बार हमने किसी एक प्ले को रिसर्च के थ्रू मतलब के बनते हुए देखा था। उसमें सुभाष उदगादा जी और हमारी त्रिपुरारी जी ने बहुत मदद की थी। उसके बैकड्रॉप को जो बनाया था, एक शहर का बैकड्रॉप बनाया था जिसमें रॉबिन दास उसको बनाने डिजाइन करने वाले थे, लेकिन हमारे क्लास के भी दो साथी उसके अंदर लगे हुए थे, एक भार्गव ठक्कर और एक वॉल्टर डिसूजा। इन लोगों ने भी उसके अंदर काफी वो किया था। मैं कारण जी का म्यूजिक असिस्टेंट था और पूरे प्रोडक्शन के दौरान लेकिन मैं उनके साथ में रहा। शुरुआत के शोज के अंदर हमारे कुछ एक बांग्लादेश के साथी थे, उदयन विकास वर्मा, वो हारमोनियम प्ले करते थे। बाद में सुनील सिन्हा साहब जो मतलब के बहुत नामचीन एक्टर हैं, उन्होंने वो जिम्मेदारी ली। शानदार परफॉर्मेंस, उसको देखने के लिए इतने बड़े बड़े लोगों को मैंने पहली बार देखा। अटल जी को देखा, अडवाणी जी को देखा, वसंत साठे को देखा। इतने तादाद में पढ़े लिखे और पत्रकार, कवि और साहित्यकार और तमाम लोग मतलब उसको देखने के लिए आते थे उस नाटक को। और हर दिन शाम को हम उसका परफॉर्मेंस करते थे 25 दिन तक लगातार। प्रथम वर्ष में ये पहली घटना थी कि 25 शो किए गए। ऐसे फिर और भी कई सारे प्ले हुए, जैसे कि हम लोगों ने जो प्ले किए उसमें एक तरह से दूसरा प्ले किया बीएम शाह ने, और वो भी मेरे लिए बहुत एक विलक्षण वो था। एक ड्रामा स्कूल में अभी एक टाई कंपनी है, और टाई कंपनी का जो एक वो है बेसमेंट, सबसे पहले वहां पर बॉयलर वगैरह लगे हुए थे और पूरे बिल्डिंग को, क्योंकि बहावलपुर नरेश की क्या मतलब है कि बादशाह की जो बहावलपुर अभी पाकिस्तान में है उनकी वो बिल्डिंग है, और नीचे से पानी के लिए ठंडा कूलिंग सिस्टम था उसमें। वो सब मतलब बेकार हो चुका था, तो उसको सब तोड़ ताड़ के निकाला और वहां बीएम शाह ने वो प्ले को अंजाम दिया था। करीब नहीं कहते 30-40 लोग ही उसका एक परफॉर्मेंस देखते थे, और उसके भी हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए। वो भी एक तरह से हमारे लिए रशियन कंडीशन को रिक्रिएट करने में हमारे बहुत सारे साथियों ने उसमें बहुत मदद की थी। उसकी जो लाइटिंग की थी बहुत ही जबरदस्त रुनुदा ने की थी, हमारे रुनु चौधरी बांग्लादेश के हैं, उन्होंने वो की थी। और इस तरह से लगे उस प्ले का एक अजीब सा तजुर्बा था, जो रियलिस्टिक तजुर्बा था। उसके बाद में फिर हमारे साथ में जिन्होंने किया, मोनुप्रीति जी, उन्होंने एक पहाड़ी रामलीला की, धनुष यज्ञ, जो मेरे लिए एक बिल्कुल ही अलग तजुर्बा था। पूरी क्लास के साथ में एक बड़ा क्योंकि हमारी जो क्लास थी लगभग उसमें सब सिंगर थे, और नहीं थे तो भी मतलब सुर ताल में गा लेते थे। मैं ये कह सकता हूँ मेरे क्लास में शायद इक्का दुक्का 2-3 लोग ही ऐसे थे जो मतलब स्वर और ताल के अंदर जरा इनके हाथ तंग था, अदरवाइज तो मतलब लगभग सब लोग तब कारण जी ने चुन चुन के लिए भी थे। और ये सब चीजें करते हुए जब हम आगे बढ़े तो एक के बाद एक बहुत सारे परफॉर्मेंस आए, जिसमें बैरी जॉन के साथ वाला परफॉर्मेंस मैं कभी नहीं भूल सकता। बैरी जॉन ने 2 प्ले हमारे साथ में किए। एक था कॉमेडी डिलार्टे वाला प्ले की स्टाइल के अंदर उसने किया था, जिसका नाम है बुर्जुआ जेंटलमैन। बुर्जुआ जेंटलमैन को उसी स्टाइल में, जिस कॉमेडी डिलार्टे की क्या स्टाइल होती थी, उस स्टाइल को पहले हमने 1-1.5 महीने तक उस पे काम किया, बॉडी पे, उसकी आवाज पे, उसके वो जो तरह के सटायरिकल मूवमेंट है, वो फिजिकलाइजेशन था, उसका म्यूजिकलिटी थी, उसके जो सेंस थे उस पे मतलब कि हमने बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन और चीजें की, और फिर उसको बनाया सर्कुलेशन यूनिट के अंदर। बहुत ही ग्रेट तजुर्बा। और दूसरा प्ले बैरी जॉन ने जो किया था वो था किंग लियर, और किस तरह से शेक्सपियर होता था, उसके जेस्चर, पोस्टर, उसके डायलॉग डिलीवरी, उसकी विराटता। बैरी ने बहुत ही कमाल का वो एक प्रोडक्शन बनाया था, उसमें पूरी की पूरी टीम हमारी जो थी उसने भी अद्भुत परफॉर्मेंस किया था। वो भी एक गजब का तजुर्बा था। इसी के बीच में फ्रिट्ज बेनविड आए थे, उन्होंने
ब्रेक्ट एंड ट्रायल किया था। ब्रेक्ट के 6 प्ले लेके उन्होंने खुले के अंदर 6 डिफरेंट स्पेस के अंदर ऑडियंस घूमती थी और परफॉर्मेंस को देखती थी, जिसमें आर्थरोई था, 3 पेनी ओपेरा था, मदर करेज और मतलब इस तरीके के सारे ड्रामे थे। उसका बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस था, कुछ कुछ सीन रिलेट किए थे उन्होंने। और पूरा ब्रेक एंड ट्रायल सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तो हम सेकंड ईयर में थे और हमारा जो सीनियर बेस था थर्ड ईयर ने मिल के उस परफॉर्मेंस को जवाब किया था। बहुत जबरदस्त मेहनत के दिन थे, ठंड हो या बरसात हो या गर्मी हो, चाहे हमें सुबह 6 बजे से लगा के रात 12-1 बजे तक काम ही करना होता था। और वो यही ड्रामा स्कूल की ताकत रही है कि वो सिखाता यही है कि आपको समय कम पड़ता है। वहाँ पर टीचर ऐसे हैं, अभी तो बहुत से लोग इसको तरह तरह से गालियां बकने लगते हैं कि अरे ड्रामा स्कूल क्या है, लेकिन ड्रामा स्कूल के अंदर आएंगे तब पता चलेगा कि ड्रामा स्कूल क्या है, किस तरीके की मेहनत आज भी वहाँ होती है, किस तरीके से स्टूडेंट अपने पूरी ऊर्जा के साथ में, अपनी समझ के साथ में, एक से एक जबरदस्त टीचरों के बीच में वो चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। और वो टीचर जो हैं वो सचमुच में एक कहना चाहिए कि हमारे लिए वो हैं जो इस समय के अंदर सारी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। हमने वहाँ पर ऐसे ऐसे टीचरों को आते हुए देखा। सिसिली बेरी के साथ मैंने 5 बार काम किया। सर मार्लिन ब्रांडो और ओलिवियर की स्पीच की जो टीचर रही है उसको बुलाया जाता था। साल में 2 बार 3 बार भी आई है, कभी कभी 5 बार मैंने 5 वर्कशॉप किए। वॉइस ट्रेनिंग एक वेस्ट के अंदर किस तरह से की जाती है, फिर हमने इंडियन मेथड भी सीखे, जहाँ हमारे एक रानड़ी साहब आया करते थे बॉम्बे से, जो भाषा और उच्चारण और तलफ़ुज़ और वॉइस एंड स्पीच पे बहुत अच्छी समझ थी उनकी, और वो भी आया करते थे। शिवशंकर पणिक्कर साहब थे, जो पणिक्कर साहब के कजिन ब्रदर थे, वो बहुत ही शानदार इस तरीके का काम किया करते थे। तो कहने का मतलब है कि ढूंढ ढूंढ के टीचर लाए जाते हैं और उनके साथ में काम किया जाता है। तो इस तरह से 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। फिर चौथे साल में मुझे फेलोशिप मिल गई, तो मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया। एक ये भी परंपरा थी कि फिल्म इंस्टीट्यूट भेजा जाता था स्टूडेंट को। वही 1 साल था ड्रामा स्कूल में जब एक्टिंग का एक स्पेशलाइजेशन 4th ईयर शुरू किया था। चौथे साल के अंदर स्पेशलाइजेशन होता था और उसके अंदर 10 स्टूडेंट थे, तो हम 6 लोग तो एक्टिंग में थे, 2 लोग थिएटर एजुकेशन में थे और 2 लोग डायरेक्शन में थे। और उसमें भी हमने बहुत ही एक अलग तरीके का काम करना शुरू किया, जिसमें कुछ प्ले गिधाड़े मुझे याद है। गिधाड़े BM शाह जी डायरेक्टर भी थे उस वक्त में, उन्होंने गिधाड़े किया था और गिधाड़े की हमने बहुत मेहनत से तैयार हुआ था वो प्रोडक्शन, लेकिन उसके भी 25 से ज़्यादा परफॉर्मेंस हुए थे। इसके बाद में भानु भारती जी ने जो एक प्ले किया वो हमारे लिए सही कहना चाहिए कि बिल्कुल पास से रिसर्च का एक और तरीका था। थिएटर को हम उसके पहले जो समझते थे कि ऐसे ही हो जाता है थिएटर, नहीं, एक प्ले करने के पहले उसके पीछे का पूरा लब्बु लबाब ढूंढना पड़ता है, देश काल परिस्थितियों को समझना पड़ता है, कैसे स्ट्रगल है लाइफ का वो देखना पड़ता है। तो उन्होंने जब किया द एलिफेंट मैन, द एलिफेंट, बेत्सुयाको मुनरा का वो प्रोडक्शन था, जो हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरने के बाद में जो बचे हुए लोग हैं वहाँ पर, जो पूरी तरह से सड़ गए, तरह तरीके की बीमारियों से ग्रसित है, और किस तरह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या वो हाइपो सेंटर पे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस तरीके के प्रदर्शन को हम लोगों ने वहाँ किया, उसके लिए खूब रिसर्च की, हज़ारों की तादाद में फोटोग्राफ देखे, हमने वीडियो देखे, कि उसके लिटरेचर को पढ़ा, वहाँ पे क्या हुआ था एक्यूरेट वो समझने की कोशिश की, और ऐसी तमाम चीज़ें करते हुए उस प्ले को बनाया था, जिसको मैं मानता हूँ कि वो प्ले बहुत लोगों को बुरा तो नहीं लगा, अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं लगा। लेकिन वो एक एज एन एक्टर हमारे लिए तजुर्बा बहुत बड़ा था, और उसके लिए मैं भानु जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो तजुर्बा हमारे साथ में, हमारी अपनी कमियों की वजह से वो उतना अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसके परफॉर्मेंस को बहुत सारे लोगों ने, नसीर भाई, मुझे याद है नसीर भाई ने आके ग्रीन रूम में
मुझे पकड़ लिया था, कहा था तुझसे जेलेसी हो रही है, इतना बढ़िया रोल किया तूने। लेकिन वो हमारे टुकड़े टुकड़े में किए हुए कुछ प्रयास थे। जब यहाँ से फिर फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए तो वहाँ हमें तरह तरह की क्लासेस सिखाई, रियलिज्म सिखाने लगा। तो हमें वो मतलब कि मुझे तो उससे बहुत ज़्यादा खौफ तो होने लगी। हमने सोचा था कि और कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वहाँ का थिएटर, हमारा थिएटर का तजुर्बे के बाद में वो वहाँ का सिर्फ कैमरा फेस करना। तो 6 डिप्लोमा में काम किया था। एक लेटिन अमेरिकन डायरेक्टर आए थे, विलियम ग्रीज, उनके साथ में मैंने उनके क्लासरूम का तो मैं मॉडल ही हो गया था। वो कैमरा एंगल जब बच्चों को सिखाते थे, स्टूडेंट को, तो मैं परमानेंट होता था उनके पास में एक्टर के तौर पे। वो मुझे बहुत यूज़ करते थे। वो मेरे लिए भी एक बड़ा तजुर्बा था कि वो क्या क्या किस किस तरह से कर रहे हैं। उस करने के बाद में फिर एक और दौर गुजरा कि वापस आया तो यहाँ रेपेटरी कंपनी बाहर फॉरेन जा रही थी और प्ले तैयार हो रहा था, तुगलक और जस्मा उड़न। और उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई किए हुए थे, लेकिन सिर्फ 5 पोस्ट थी जिसके लिए मतलब कि बहुत बड़े बड़े सीनियर मेरे आज जो मतलब कि इतने बड़े बड़े एक्टर हैं फिल्म टेलीविज़न की दुनिया के अंदर के, जिसका जवाब नहीं। लेकिन मैंने भी उसमें अप्लाई किया था और सौभाग्य से मेरा चयन हो गया। उसका कारण मेरा गाना भी था, क्योंकि जस्मा उड़न में बजाना भी था और तरह तरह की और चीज़ें, डांस मूवमेंट वगैरह भी थे। तो उस वजह से मेरा चयन हो गया और मैं रेपेटरी कंपनी में आ गया 1982 की जुलाई के महीने में। उसके बाद में हम ने प्ले शुरू किया तो उसी दौरान फिर से तुगलक लंदन जाना है तो फिर से तैयार होगा। तो अब जो तुगलक मैंने वहाँ देखा था पुराने किले में चचा का, अब यहाँ पर मतलब वो वाले को हम दोहरा रहे थे तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो हमारे मनोहर भाई ने कहा कि यार ये तो चचा के बगैर नहीं बनेगा प्ले। और यही बात डायरेक्टर उस वक्त में थे बीएम शाह, उन्होंने भी कही कि उनको तो बुलाना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों बीएम शाह और मनोहर भाई गए, किसी तरह पता नहीं खुद कैसे क्या मनाया, चचा मान गए और आए। और 1 सवा महीने उनके साथ में जो तजुर्बा था वो फिर एक ग्रेट मास्टर के साथ में किया हुआ एक विलक्षण तजुर्बा था। पहले हमने वो प्ले को देखा था एक किले के अंदर, अब जो हम करने जा रहे थे वो था प्रोसिनियम में, बिल्कुल क्लोज, एक विराटता से एक क्लोज में आ गया था। तो इस क्लोज की डिज़ाइन को चचा ने बिल्कुल अलग तरह से किया था। उन्होंने जो हमारी कहना चाहिए कि 14वीं शताब्दी के बाद में हमारे यहाँ पे जो मिनीचर आर्ट है, मिनीचर में जैसे हम एक दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन हम दीवार के दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी देख पा रहे हैं और उसके तीसरी तरफ और आगे पीछे क्या हो रहा है वो भी देख पा रहे हैं। 3 डायमेंशनल इफेक्ट क्रिएट किए थे उसमें हमारे अलकाई साहब ने, चचा ने। और वो एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस था। सीन शुरू होता था तो एक पिक्चर क्वालिटी से शुरू होता था कि बहुत सारे अमीर उमरा हैं, खोपड़ी से खोपड़ी लगा के बैठे हुए हैं, 10 सेकंड तक वो फ्रीज रहते थे और फिर टूटती थी वो कहानी। पूरा सीन खत्म होता था और वापस फिर मतलब के जाके किसी एक सीन के दूसरे, ऐसा लगता था पेंटिंग इमेज का उन्होंने बहुत ही सुंदर इस्तेमाल किया था। कॉस्ट्यूम के अंदर वो ट्रेडिशनल जो था मिनीचर आर्ट की वो चीज़ें उन्होंने वो की थी, इवॉल्व की थी। और उसको हम जब रिहर्सल के बाद में जब शो तक गए तो मैंने देखा अच्छा एक एक एक्टर को पास में आते थे, देखते थे ऊपर से नीचे तक, अगर धागा है तो तोड़ देते थे, अगर किसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी कैप लगाई हुई है तो उसको ठीक करते थे, कपड़े को ठीक करते थे, कंधे पे हाथ मारते थे और चले जाते थे। एक एक आदमी से वो मिल के जाया करते थे। तो ये तजुर्बा भी मैं समझता हूँ कि एक ग्रेट मास्टर के साथ में काम करने का हमारे को मिला। और वो पूरी रेपेटरी कंपनी में के साथ, जिसमें मनोहर भाई थे, सुरेखा जी थी और उत्तरा जी, रघु भाई, उस वक्त में तमाम मतलब के नए कुछ पुराने लोग जा चुके थे, कुछ नए लोग आ चुके थे, तो उसके अंदर हम लोग भी थे। यही जस्मा उड़न का भी तजुर्बा है। जस्मा उड़न भी हमने लगभग दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में उसके परफॉर्मेंस किए। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा इंडियन ओपेरा का हम अब कह सकते हैं कि वो इंडियन ओपेरा है,
जो जिसकी तूती बोलती थी, जहां परफॉर्मेंस होता था वहां खत्म होने के बाद में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक तालियां बजना मामूली बात है। 1 घंटे तक हमें तालियां मिली है फॉरेन के अंदर। 40 लोग हम लोग गए थे, बहुत बड़ी टीम थी। फिर उसके बाद में रिचर्ड शेटनर आए, उन्होंने इन्वायरमेंटल थिएटर किया जो अलग अलग जगह होता था, और रामनगर की रामलीला की तरह उन्होंने उसको इवॉल्व किया था। वो भी एक बहुत अजीब और बढ़िया तजुर्बा था। उसके अंदर इन्वायरमेंट असिस्टेंट मैं भी था, निसार भाई के साथ में। अमाल जी ने उसकी कॉस्ट्यूम की थी, और वो पूरा इन्वायरमेंट तक 4 जगह ऑडियंस बैठती थी। पहले एक जगह, फिर दूसरा चेरी के बगीचे में जाती थी, तीसरे फिर एक जगह जहाँ पार्टी चल रही है वहां जाती थी, और चौथे में घर से सब जा रहे हैं और एक बड़ी बग्गी आया करती थी उसमें, उस वक्त में 4 घोड़े वाली, और उससे सारे के सारा घर चले जा रहा है। आखिर में फ्रिज जो है वो रह गया है अकेला बूढ़ा उस एक तरह से सामंती दुनिया के अंदर। वो इतना शानदार एक तजुर्बा था। फिर आ गए हमारे पास में अभी तनवीर, उन्होंने दुश्मन किया। अभी तनवीर के ग्रुप के साथ में मिलके, रेपर्टरी कंपनी और ग्रुप मिलके जो एक यूनिक एक्सपीरियंस था, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा था। और इस तरह से सारी की सारी जो तजुर्बे करते करते 10 साल रेपर्टरी में गुजारे मैंने। उसमें हमने कर्मा वाली भी किया, सर्वेंट ऑफ टू मास्टर्स भी किया, और उसके बाद में महाभोज हुआ, मशरकी हूर हुआ, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। बंसी भाई ने शर्विलक किया, अंधायुग किया जो हमने फॉरेन में फिर किया, मित्रों मर्जानी, सैया भैया कोतवाल, लाडली मैना, करोड़ी मार को जो किया था, रोटनी मेरियट अमेरिकन वहाँ से आया था, ब्रॉडवे डायरेक्टर था वो। फिर एगिल किप से आए जिन्होंने आफ्ताब फैजाबादी किया। और इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ में करीब 35 परफॉर्मेंस किए मैंने 10 साल के दौरान, और जिसके कम से कम 2200 से 2500 शो किए। रेपर्टरी कंपनी उन दिनों में एक साल में 260 से 280 परफॉर्मेंस करती थी, और न सिर्फ करती थी एक जगह दिल्ली में, बल्कि पूरे देश भर में घूम घूम के उसके प्रदर्शन किए जाते थे, जैसे कि आज भी किए जाते हैं। तो ये तजुर्बा मैं समझता हूँ कि करते हुए हम लोग धीरे धीरे वो, लेकिन आखिरी के दिनों के अंदर मुझे कुछ 10 साल काम करने के बाद में लगा कि मैंने जो कुछ सीख लिया है वो तो सीख लिया है। 1986 में DD2 आया तो उसके दो एक सीरियल के अंदर मैंने मेन रोल भी किया। सबसे पहले मतलब इतनी पब्लिसिटी मिली थी जमीन के अंदर, जो MK रैना ने डायरेक्ट किया था, उससे मैं बिल्कुल इतना पब्लिसिटी मिली मुझे कि जिसका जवाब नहीं। फिर उसके बाद में काला जल शानी साहब का नावल, उसके अंदर मतलब एक मुख्य किरदार मैंने किया, उसका बहुत लंबा तजुर्बा, उससे भी बहुत कुछ मतलब कि मिला मुझे। लोगों ने मुझे कहा बम्बई जा, लेकिन मेरा मन नहीं था बम्बई जाने का। मुझे लगता था थिएटर से के अंदर, जब मैं घर से चला था तो मेरे दिमाग में सिर्फ थिएटर था और मुझे थिएटर करना है। लेकिन इस दौरान फिर से सोचने भी लगा कि मुझे थिएटर मैंने बहुत कर लिया, मुझे करना क्या है आखिर में थिएटर में, क्या एक्टिंग करते जाना है। तो 2 साल का और एक्सटेंशन मिल गया था मुझे, ड्रामा स्कूल की रेपर्टरी कंपनी 93 तक कर सकता था। लेकिन एक दिन मतलब मैंने तय किया कि नहीं, मुझे अब ये और नहीं करना, छोड़ना है। और उस छोड़ने के लिए मैंने रिजाइन किया, और बाहर निकल के मुझे बज्जू भाई और तमाम लोगों ने पूछा कि भाई क्या तुझे कोई फिल्म मिली है, टेलीविजन पे काम कर रहा है, कुछ हुआ है क्या। लेकिन मैंने कहा नहीं बज्जू भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरी टांगों में कितना दम है, ये मैं अपने देश को के अंदर जरा घूम घूम कर देखूं, समझूं। ये मेरा देश, मैं भी एक घाट से आया था, छोटे से पुरोहित परिवार से हूँ, मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड उस तरह का नहीं था आर्टिस्टिक। लेकिन जब अब मैंने सीखा है तो मुझे लगता है कि मुझे ये जाके हम जगह जगह लोगों के साथ में शेयर करें, और ऐसी जगह पे पहुंचे जो बिल्कुल रिमोट है, बिल्कुल छोटी छोटी जगह है। तो ऐसे इरादा तो ये था कि छोटी जगह पहुंचे, लेकिन शुरुआत में ही पहुंच गया भोपाल। वहाँ संभावना जावेद भाई चलाया करते थे, अतुल भाई और अखिलेश जी और पाटीदार जी और ये लोग मिलके चलाया करते थे। उसके लिए मैंने करीम आई किया, चंद्रशेखर कंबार का म्यूजिकल प्ले, और वो अपने तरह का के एक तरह से मैंने पहली में वो मेरी एक वो थी डायरेक्शन की,
शुरुआत जो उसका उसका तजुर्बा मैं सच कहूँगा बहुत अच्छा हुआ। वहाँ मेरे बहुत सारे साथियों ने उसके अंदर जान लगा के उस काम को किया। हमने मध्य प्रदेश की जनजातीय इलाकों के अंदर एक भील जनजाति है जो मेरे घर के आसपास ही पड़ती है, उन की रिचुअलिस्टिक चीज़ों को लेके उसके अंदर उस परफॉर्मेंस को अंजाम दिया था। और वो तब भी मतलब कि कहूँगा वो मेरा अपना अकेले की जर्नी थी, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग नहीं जोड़ पाए थे। मुझे हमेशा छटपटाहट रही कि नहीं, उसके अंदर लोग जुड़ना चाहिए, पूरी टीम जुड़ना चाहिए और इस तरीके का प्रयोग होना चाहिए जिसके अंदर एक डायरेक्टर डिक्टेटर ना हो, बल्कि एक तरह से सब मिलके क्रिएट करें। डायरेक्टर भी एक छोटा सा पार्ट है उसका। तो ऐसी शुरुआत की तलाश में मैं पहले इंदौर गया, फिर इंदौर के बाद में यकबैग मेरे पास में 26 जनवरी फोक डांस फेस्टिवल के लिए कुछ करने लगा। तो वहाँ बहुत सारे जनजातीय कलाकार मिलते थे, तो मैं सोचता था जनजातीय इलाकों से ज़्यादा शुरुआत करना चाहिए, यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि हमें अपने देश को सीखना है तो उनके रिचुअल्स, उनकी मेले ठेले, उनकी परंपरा, उनके वहाँ पे थिएटर की जो उद्गम की परंपरा है, माओ पाटा है या और तरह तरह के ढारा ढारी है, और मतलब ऐसे न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे परफॉर्मेंस हैं जिनको हमें जाके समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ और पहली कृतियाँ हैं। वहाँ से हम क्लासिकल तक या फोक तक पहुँचे या लीलाओं तक पहुँचे या और तमाम के आधुनिकता तक पहुँचे, तो उसके रूट में क्या है मुझे जाके देखना चाहिए। रूट में जाने की ये छटपटाहट ने मुझे सबसे पहले बिरखेड़ी में नवोदय विद्यालय, यहाँ पर बलवंत भाई के साथ में मुलाकात, नवोदय विद्यालय की के लिए जो काम कर रहे थे, बलवंत भाई भी उन दिनों बहुत ही शानदार काम कर रहे थे। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस वक्त में वो काम करने वाले बहुत सारे लोगों में बलवंत भाई लगातार एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे। फिर वहाँ पे जाके हम लोगों ने बच्चों के साथ में काम कर करके सब्जेक्ट इवॉल्व करना शुरू किए। सब्जेक्ट इवॉल्व हमने उन्हीं के किताबों से किए। जैसे बलवंत भाई का एक प्ले मुझे याद है, एक लड़की, आज तो हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, मतलब कि वो 1993-94 में उन्होंने एक प्ले को इवॉल्व किया था जिसका श्री राम सेंटर में शो हुआ था, और मेरा ख्याल है 2-3-4 शो किए थे। वो सब बच्चों के साथ में इतना जबरदस्त तजुर्बा लग रहा था, क्योंकि वो एक तरह से कहना चाहिए कि वो था असली रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये है कि थिएटर को ऐसे नहीं करना है, सबको मोटिवेट करना है, उन सब्जेक्ट में ले जाना है, उन सब्जेक्ट से उन समझ के साथ में उन सबको निकालते हुए एक परफॉर्मेंस को पब्लिक के बीच में लेके जाना है। और जब वो जाएगा तो फिर वो जो प्रयोग होंगे तो प्रयोग धर्मिता बिल्कुल अलग होगी। वो प्रयोग धर्मिता ने हमें जिसे कहना चाहिए एक अलग तरीके के विजन देना शुरू किया। और यहाँ से मैंने वो बने बनाए प्ले करना लगभग बहुत ही कम कर दिया, और लगभग कहना चाहिए कि बंद ही कर दिया। यहाँ से हमने इवॉल्व करना शुरू किया। तो जिस स्थिति में जहाँ जाते थे वहाँ की चीज़ों को, ट्रेडिशन को लेते थे, और जो उनकी क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट को। जैसे कि मैं पहुँचा भिंड की बिरखेड़ी, वहाँ 3 बच्चों ने एक बच्चे का मर्डर कर दिया था उस स्कूल के अंदर, यहाँ से शुरुआत हुई थी। और मैंने कहा था कि थिएटर एजुकेशन से ये इस तरह से मतलब आतंक को कम किया जा सकता है। तो नीरू नंदा जी ने कहा कि जाके देखो। तो मैं गया वहाँ और हमने लोग वहाँ शुरू किया काम। पहले गनमैन हमारे आसपास चलते थे, हमने पहले ही दिन प्रिंसिपल साहब को हाथ जोड़े, मैंने कहा ये गनमैन नहीं चाहिए, हम जो काम करने आ रहे हैं ना उसमें गन का कोई काम नहीं। हमने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की किताबें ली, उसमें मुझे मिला अशोक का शस्त्र त्याग, जो हिंसा के खिलाफ अहिंसा की जीत के रूप में था, जिसके अंदर आखिर में जो कलिंग की लड़की पद्मा है वो किस तरह से उस पूरी हिंसा को ख़त्म करती है। उसी में मिला मुझे डाकू अंगुलीमल की कहानी। ये बच्चों के साथ में हमने इवॉल्व करना शुरू किया, जो उनके क्लासरूम में ही चलता था उसी को मतलब इवॉल्व करना शुरू किया। बच्चों के साथ में बातचीत करते थे, इम्प्रोवाइजेशन करते थे, वही गाने वगैरह भी बनाते थे, उसके म्यूज़िक भी बनाते थे, उन्हीं से सब चीज़ों को हमने करवाना शुरू किया।
और ये सोचते थे यहाँ पे क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए, कहाँ पे यहाँ पे क्या प्रॉप्स होना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें उस वक्त का माहौल है जिस वक्त हम ये दिखा रहे हैं, क्या हम इसको मतलब कि आज के किसी संदर्भ में जोड़ सकते हैं। और जब इस तरीके के काम शुरू हुए तो मैं समझता हूँ कि वो एक बिल्कुल अलग बातों को लोगों के बीच में ले जाने लगे। नवोदय का 10 साल का जो काम है वो अद्भुत है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं लद्दाख पहुंचा, लेह के अंदर जाना था मुझे, तो मुझे बताया कि भाई लेह में से बच्चों के साथ को नवोदय के अंदर मुझे एक प्ले बना के लेके आना है। लेकिन मैंने सोचा वहाँ जाके तो मुझे वहाँ के ट्रेडिशन से ही कोई प्ले निकालना चाहिए, वहाँ के कल्चर से निकालना चाहिए। तो मैंने किताबें ढूंढना शुरू की तो मुझे ना तो कोई स्टोरी बुक मिली, ना रिचुअल्स में कुछ बहुत ज़्यादा मिला। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, मैंने कहा चलो वहाँ जो होगा जाके देखता हूँ जो मिलेगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने 27 बच्चे चुने थे, और 27 बच्चों को चुनने के बाद में मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया कि जब यहाँ पर कुछ महीने तो मतलब कि बिल्कुल खुला रहता, धूप रहती है, लेकिन जब धूप नहीं रहती है तब आपके घरों और उसके अंदर क्या क्या होता है। तो गाने के बारे में पता चला, बहुत सारी कहानियों की सीरीज के बारे में पता चला। तो हमने कहा कि ये जो सीरीज आप कर रहे हैं, सुना रहे हैं, इनको लिखो, इनमें से जो भी आपको बेहतर से जिसमें शिक्षा मिलती हो ऐसी एक एक कहानी चुनो, और पहले सुनाना है उसको और फिर उसको लिखना है। तो पहले उन बच्चों ने वो एक एक कहानियाँ सुनाई, फिर उसको लिखा। फिर हमारा एक ड्राइंग टीचर था, उनको कहा कि आप इन अपने हाथ से कुछ भी ड्राइंग मत करना, इनसे डेवलप करवाना, इनकी ट्रेडिशन से मतलब कि वो चीज़ें वो किस तरह से देखते हैं, उनके विजुअल में वो किस तरह से कैरेक्टर है। तो इस तरह से पूरी एक बुकलेट बनाई, उसके गाने बनाए, और वो बिल्कुल एक तरह से हमने बाइंड करके वहीं पे लाइब्रेरी में लद्दाख में छोड़ी। फिर हमने वहाँ ट्रेडिशन से के अंदर जो बुद्धिस्ट मास्क बनते हैं तो उनके निवांग श्रेणी को ढूंढा। बड़ी मुश्किल से वो पद्मश्री थे और बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर में काम करते थे। मैं उनके पास में गया, मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे ये सिखाना चाहिए बच्चों के साथ में। कह के नहीं सिखाए जा सकते, ट्रेडिशन की चीज़ें हैं। मैंने कहा कि सर ट्रेडिशन तो आप इन बच्चों में जब डालेंगे तभी जाएगा ना, तो आप कोशिश करें कि इनको इस साथ में कुछ मतलब के वर्कशॉप टाइप करें। बहुत मनाने के बाद में मैं और मीपा मुसल दोनों ने बहुत मनाया, और नेवांग सिंह मतलब कि आखिर में ये माने, और हमने पूरे स्कूल के लिए करीब 250-300 बच्चे थे के लिए रोज वो सुबह से आके अपने 2 असिस्टेंट के साथ बैठ जाते थे, और बुद्धिस्ट जो मंदिरों के अंदर या मतलब कहना चाहिए गुम्फाओं में जो परंपरा थी उस तरह से उन्होंने वो मास्क बनाना शुरू किया। उसी दौरान हमने वो कहानियां जब 27 चुनी थी, उसमें से हमने पूछा ये सबसे बेस्ट कहानी कौन सी है। तो सब बच्चों ने बोला कि सर वो नीलजा वांगमो कहानी बहुत अच्छी है, जिगमित लाम्बो ने लिखी है इसको, तो वो वाली कहानी बहुत, उसने मतलब कि वो बताई सुनाई है, वो वाली कहानी बहुत अच्छी है, उसको हमें करना चाहिए। उसको इवॉल्व करना शुरू किया। धीरे 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 सब बच्चों ने, मीपम भाई ने, वहाँ पर सोनम स्टॉप गेज भी थे वहाँ पर, शिवांग दोरजे, और इन लोगों ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके उसको धीरे धीरे आकार देना शुरू किया। और इस आकार, ये देखिए ये एक तरह से विजन कैसे बन रहा है बलवंत भाई, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इवॉल्व करना ही एक तरह से हिंदुस्तानी थिएटर की एक खोज है। हिंदुस्तानी थिएटर मतलब कि हम बनाए अभी तक सीखे थे ड्रामा स्कूल और तमाम चीज़ों के अंदर देख देख के, लेकिन हमें तो रूट्स पे जाके वो चीज़ों को फिर से एक बार देखना है और उसको डेवलप करना है। और वो मुझे वहाँ पे करते करते मिला। फिर वो परफॉर्मेंस को मैं हमने गाने या ट्रेडिशनल म्यूज़िक ये और डांस और सबके साथ में वो एक परफॉर्मेंस बना। मैंने कहा चाहिए मेरे ख्याल से वो एक अलग तरीके का ड्रामा था, जो एक बहुत अच्छी दिल की लड़की है और उसमें तरह तरीके की मुसीबत आती है, लेकिन वो लड़ते हुए भी आखिर में किस तरह से अपने टारगेट तक पहुंचती है। ये उसके एक तरह से कहना चाहिए उसकी युद्ध की कहानी थी। उसकी कहानी जो थी वो एक संघर्ष की कहानी थी।
और इस संघर्ष को उसने किस खूबसूरती के साथ में सारी टीम ने खेला। फिर हमने उसके यहाँ दिल्ली में शो किए और यहाँ मॉन्यूमेंट के ऊपर उसके शो किए कुछ कुछ जगह। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की चीज़ों को लेके शुरुआत की। फिर मुझे वहाँ से लगने लगा कि मुझे अपने ट्रेडिशनल आर्ट की तरफ जाना चाहिए। तो हमने हेमिस गए थे, वहाँ पर हमने बुद्धिस्ट जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको लगे बहुत ठीक तरह से स्टडी किया, जो भी किया। वहाँ से कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाए, उसकी एक एग्जीबिशन लगाई ताकि लोगों को पता चले और लोग जाके वहाँ पे काम करें। उसी तरह से जब 1979 में मैं जब वहाँ कश्मीर में जवाहर टैगोर हॉल में कवि रतन शर्मा और ये कमलाकर सोनटक्के वगैरह प्ले कर रहे थे, तब आया था। तब वहाँ पर कुछ लोगों के साथ में, भाटों के साथ में मुलाकात हुई। फिर उसके बाद में वही टीमों को लेके मोतीलाल खेमू जी लेके आते थे संगीत नाटक के उसमें। तो हमारी जिज्ञासा रहती थी हम इसका आर्ट, क्योंकि हम ये एक अलग तरीके का आर्ट है। जैसे कुछ ने लिखा है कि एक कॉमिक है, सटायरिकल है, फिजिकल मूवमेंट है, गाना है, सब कुछ है। और ये सिर्फ अगर हम देखें पूरे नॉर्थ इंडिया में, ये पहाड़ी रीजन में ही इस तरीके की परंपरा मिलती है। चाहे वो साधु वाला हो, चाहे अंग्रेज बहादुर वाला हो, या और तरह तरह के जो स्टोरीज उसमें छोटे छोटे एपिसोडिक स्टोरीज जो हैं। फिर एक बार और मुझे इस तरीके का काम करने का मौका मिला। गांदरबल की एक टीम थी, उसके साथ में काम करने का एक मौका मिला। और वो हमने जो आपके कश्मीर के अंदर उसमें भी आप आए थे बलवंत भाई, तो आपको याद हो तो एक किया था हमने कृषि यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर किया था। और उसमें भी गांदरबल की एक टीम आई थी, उनके साथ में हमने 2 प्ले बनाए थे। और वो लगभग उसी स्टाइल को, सिर्फ आधुनिक कथाएं थी, स्टाइल वही थी, उसमें परफॉर्मेंस किया। इस तरह से फिर मैंने मोहन उप्रेती जी के ग्रुप के लिए जो किया, 11 ओपेरा डायरेक्ट किए। ओपेरा, हिंदुस्तानी ओपेरा जिनको बहुत ज़्यादा तवज्जो अगर देखा जाए तो बहुत मिली नहीं, और मिली तो मतलब कि जब अपने समय में वो थे, उसके बाद में धीरे धीरे हम भूलते गए। ओपेरा करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया के अंदर, जहाँ डांस भी है, जहाँ पे गाना भी है, जहाँ पर स्टेज पे बहुत कुछ नहीं है। स्टेज लगाना नहीं है, स्टेज के ताम झाम नहीं चाहिए, छोटे मोटे कॉस्ट्यूम से भी चीज़ें हो जाती है। तो उस तरीके की चीज़ें करने में एक अलग तजुर्बा मिला, क्योंकि उसके अंदर म्यूजिकल स्कोर, एक ट्रेडिशन की रिचुअलिस्टिक स्टडी, एक समाज का हजारों सालों का जो तजुर्बा है उसको हम मॉडर्न तरह से कैसे यूज़ करें, ये मैं समझता हूँ कि मतलब कि काम किया था। फिर उन कहानियों से क्या निकल के आता है हमारे मॉडर्न टाइम में, तो उसको करते वक्त में हमने चिपको आंदोलन का एक प्ले लिया, जो प्ले क्या कथा ली, सिर्फ कथानक वहाँ से लिया, बाकी चीज़ें सारी की सारी हमारे ओपेरा जो मतलब कि उत्तरांचल का ओपेरा है कुमायूं, उसको मतलब कि पूरा यूज़ करते हुए उस परफॉर्मेंस को बनाने का वो किया और यत्न किया। और बहुत ही शानदार, कुछ दिनों की मेहनत के बाद में वो जो रंग खिला वो लोगों के दिमाग में, उसको देखने के लिए मुझे याद है सुंदरलाल बहुगुणा भी मतलब कि रोज आते थे उसके रिहर्सल के अंदर। हम गांधी यहाँ पर गांधी काका साहब कालेलकर के गांधी सन्निधि के अंदर उसकी रिहर्सल करते थे, और रोजाना वो भी आके मतलब कि हमें तरह तरह से चिपको आंदोलन के बारे में बताया करते थे, गोरा देवी के बारे में बताया करते थे। लोग कहते थे कि लोग मुझे मतलब कि चिपको आंदोलन का जनक समझते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ भैया, वो गोरा देवी है जो बगैर पढ़ी लिखी औरत थी, उसने इस काम को किया था। और फिर इस तरह से मतलब एक तरह से सोशल अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। और फिर मैंने जब अपना ग्रुप बनाया 1992 में, उसके बाद में हमने ज़्यादातर जो काम करना शुरू किया, एक तरह से हम प्ले बनाए कोई नहीं उठाते थे, सारी की सारी टीम मिलके एक्सप्लोर करती है। जैसे कि हमने 7th क्लास का एक चैप्टर उठा, एक पूरी किताब उठा ली, आधुनिक भारत का इतिहास। 2006 के अंदर उस किताब को लेके
आधुनिक 1857 से लगा के 47 के बीच में कितने आंदोलन हुए, किस तरीके के आंदोलन हुए, उसके अंदर किस तरीके के लोगों ने भाग लिया, उसके उसकी कहानियां, उसके गाने, और इस तरह से मतलब कि चीज़ों को एक्सप्लोर करते 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 वो एक तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट की तरह आज़ादी के तराने करके हमने एक परफॉर्मेंस करीब 1.5 घंटे का बनाया। लेकिन उसके अंदर पूरी तरह से पूरी टीम जिम्मेदार है। उसके अंदर मेरा कोई उसमें छोटा मोटा मतलब डायरेक्टर के तौर पे वो जो काम मेरे थे वो मैंने किए कंपोज करने के, एक तरह से विजुअल के अंदर, बाकी म्यूजिक से लगा के हर एक चीज़ के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे साथी लोगों ने उसके अंदर पूरा पूरा योगदान दिया। अभी 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 मेरे ग्रुप के अंदर हमने हिरोशिमा नागासाकी पे फिर से एक प्ले किया, मैं ढूंढ रहा हूँ के नाम से। पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं परमाणु युद्ध के खतरे मतलब बढ़ते जा रहे हैं सारी दुनिया में, और हम आर्टिस्ट के तौर पर इसको मानते हैं कि ये अगर चले तो मतलब इंसानी सभ्यता के लिए कितना खतरनाक होगा। तो हमारे लिए इंसान जरूरी है, और इंसान जरूरी है, इंसान बचेगा तो सभ्यता भी बचेगी। तो हमने बहुत करीब 8-9 महीने तक उस पर तरह तरह से रिसर्च की, बहुत सारी फिल्में देखी, वो बम कैसे बनाया गया था उसके प्रोसेस को समझा, वो किस जगह गिराया गया था, उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा था, क्यों गिराया गया था, उसके पीछे उस पॉलिटिक्स क्या थी। ऐसी तमाम चीज़ों को समझते समझते जब आगे बढ़े तो हमारे किकुची बहन जी हैं वहाँ की, जापान की, तोकोमो किकुची, उन्होंने मतलब कि हमें बताया कि वहाँ के कुछ एक वहाँ जो हाइपो सेंटर है वहाँ कुछ प्रॉप्स रखी हुई है लोकेंद्र जी, और एक अमेरिकन भाई साहब हैं, पोएट हैं, उन्होंने उस पर कुछ कविता लिखी उस प्रॉप्स की कहानी को लेके। प्रॉप्स किसकी थी, ये कहानी वहाँ लिखी हुई थी। उसने उस प्रॉप्स को लेके वो उसके पहले क्या थी, उसके बाद में मतलब कि क्या उस प्रॉप्स की मतलब आज हालत है, और वो किसकी कहानी कह रही है। तो ऐसे हमने कुछ मतलब प्रॉप्स लेके कहानी को एक शक्ल के अंदर दिया था। वो हमारा पूरा रिसर्च वर्क था। उसमें हमारे सुरेश शेट्टी सर ने बहुत मदद की थी, उसका म्यूजिक मिलिंद जी ने बजाया था, और मैं समझता हूँ कि वो पूरे ग्रुप के लिए परफॉर्मेंस जितने नहीं कर किए उससे भी बड़ा एक इंसान के तौर पे हमारे लिए तजुर्बा था, क्योंकि हमने उसके अंदर आखिर में जब जा गए थे आखिर तक हमने भोपाल गैस को भी उसमें जोड़ा था कि ये जो इंसान जानबूझ के कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है जिसकी वजह से सैकड़ों हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हमारा काम है उसके प्रति पूरी इंसानियत को एक बार अवेयर करना, उस संघर्ष को किसी न किसी तरह से जो परमाणु युद्धों के रूप में होगा या और तरह के केमिकल्स से होगा, या जैसे अभी हाल ही हमारा मतलब कि सारी दुनिया में एक बीमारी फैली हुई है, वो पता कहते हैं कि मतलब वो शायद किसी लेप से पैदा हुई थी या कहीं और से पैदा हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस तरीके की चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत भी उतनी ही ज़्यादा जरूरी है। परफॉर्मर होना तो एक अच्छा गाना बजाना और मतलब एक्टर और मतलब थोड़ा सा इमोशन से डायलॉग डिलीवरी से खेल लिया, वो नहीं, उसके पीछे उसकी सोच समझ को बदलना। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए, या मेरे ख्याल है कि आने वाले कल के अंदर जो थिएटर होगा वो ये नहीं होगा कि हम बनी बनाई मतलब के कुछ चीज़ों के साथ में थिएटर करेंगे, बल्कि हर एक परिस्थितियों में जाके कुछ नई तरह से ज़मीन को पे सर्च करना पड़ेगा, उसके गहराई तक जाना पड़ेगा, उसके इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, वो किन परिस्थितियों में क्या चीज़ें हुई है। अगर हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराए गए तो किन परिस्थितियों में वर्ल्ड वार का जो सेकंड वर्ल्ड वार का जो आखिरी टाइम है वो किस कदर खतरनाक हो गया था, क्यों जापान और अमेरिका के बीच में उस वक्त में ये आखिरी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि जापान ने 10 अमेरिकन सैनिक को नागासाकी के जेल के अंदर बंद किए हुए थे। वो जगह जो थी वहाँ पर पनडुब्बियों के हथियार बनाए जाते थे, जो मतलब तारपीडो वगैरह तरीके से। हिरोशिमा में बम इसलिए गिराया कि गिराना कहीं और था, लेकिन उस दिन उस शहर का वेदर खराब था, वो दिख नहीं रहा था, इसलिए हिरोशिमा पे गिरा दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है। जैसे भोपाल गैस हुई तो भोपाल गैस उस दिन मतलब कि किस तरह से
बस्ट हुई। ये जानना बहुत जरूरी है हमें कि कितनी लापरवाहियों के बाद में धीरे धीरे उसने कितने लोगों की जान ली, और आज हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। सवाल हमारा आज के साथ में, हमारी कला सवाल सीधे उठाती नहीं है लोकसभा विधानसभा या कहीं और। हम अपने सवाल अपने जनता के बीच रखते हैं और उससे ये कहते हैं कि अवेयरनेस को और एक बढ़िया तरह से मतलब लोगों के बीच में ले जाओ, और इस संघर्ष को उस तरह के रूप के अंदर लाओ भाइयों, जिससे कोई मूल्य बोध हो, कोई जानकारी हो, किसी तरीके की समझ बने। उत्तेजना में हम चिल्ला चोट करते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे साथियों की आदत है कि वो कोई भी एक एक्शन होती है उसको रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो थोड़ी है जीवन। एक्शन को पहले पचाओ, समझो, उसके पीछे जो चीजें हो रही उसकी सोशल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल हर एंगल से मतलब उसको स्टडी करो, और उसके बाद में उसको किस तरह से पेश किया जाना है, ताकि कला बहुत बड़ी चीज है। कला को कहना एक बहुत डिफिकल्ट आर्ट है। रिएक्ट कर देना पॉलिटिशियंस का काम है, हमारा नहीं है। लेकिन जब हम अपनी कला के अंदर माध्यमों में जाते हैं और वहां पर पूरी टीम के साथ में एक विचार के साथ हम चीज़ों को, मैं किसी विचार की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कम्युनिस्ट हूँ या मैं बिल्कुल एक तरह से दक्षिणपंथी हूँ या मैं ये हूँ, मैं इसको मानता ही नहीं। मैं ये मानता हूँ हम एक तलवार की धार पे चल रहे हैं, हमें इधर भी देखना, इधर कुआ है इधर खाइए, लेकिन हमें उस पर बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि हमें किसी भी तरीके के कोई इज्म से हमें कुछ नहीं मिलना है। हमें इंसानियत का जो धर्म है वो निभाते हुए आगे चलना है, और वहां कलाएं जाके ठहरती है, उस बात के लिए हम आगे जा रहे हैं। और ये बात मुझे सीखने को मिली, एक तरह से कहना चाहिए, जब बच्चों के साथ में हम गांव देहातों में काम करते थे। हाँ, मुझे लगा कि मूल्य क्या होते हैं। एक स्कूल में जाते हैं, नवोदय में बारसूर में मैं एक प्ले करता हूँ, 27 बच्चे सिलेक्ट करता हूँ, उसमें से 25 ने रेल नहीं देखी है। मेरे लिए चैलेंज ये है कि वो बच्चा मतलब रेल नहीं देखा हो, हवाई जहाज नहीं देखा, कभी रेल में बैठा नहीं। हम मतलब कि जो शहरों में कर रहे हैं थिएटर, यहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए तो सिर्फ ऑडिटोरियम के दे रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे प्ले हैं जिसको मैंने किया है, लेकिन वो दिल्ली के किसी भी ऑडिटोरियम में कभी नहीं किए गए, या बड़े बड़े शहरों के किसी भी ऑडिटोरियम में नहीं बुलाए गए। और नहीं बुलाए गए तो कोई बात नहीं है, मुझे जहाँ करना था वहां मैंने अपने पूरे मूल्य के साथ में किया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उन बच्चों के बीच में जाके, मैंने 10 साल सिर्फ गाँव के अंदर बिता रहे हैं, क्या तो अलीराजपुर, क्या मेघनगर, क्या झाबुआ, क्या बस्तर के गीदम, इंटीरियर से इंटीरियर के अंदर, जहां बिल्कुल मतलब कि जहां लाइट नहीं होती है कभी, जहां पर आधुनिकता का कोई चीज नहीं गई है, जहां पर एक बार शुरू में काम करता था 12 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता था। मनुराज जी अभी भी नवोदय स्कूल के टीचर हैं, एक साइकिल होती थी जिससे हम जाते थे और आते थे चलाते हुए, कभी मैं चलाता था कभी वो चलाते थे। गीदम तक जाने में मतलब कि हमें कम से कम 12 किलोमीटर जाना 12 किलोमीटर आना। लेकिन और उस स्थिति में जहाँ सांप है, बिच्छू है, जहाँ कभी लाइट नहीं आती है, जहाँ पे वो जो खाना है वो इतना हम जैसे शहरों में खाते हैं ना, चल नत्थों में खा लेते हैं, आज थिएटर करने के बाद में ये कर लेते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। उनमें सूखी रोटी और जो मिलता था वो दाल के नाम पे बहुत कुछ गंगा जल टाइप ने खा के वो दिन गुजारे वहां पर। और मैंने नहीं गुजारे, वो मेरे जैसे बहुत सारे साथियों ने, जिसमें मैं बताऊंगा अभी आला बतला के मैंने बताया ही, बलवंत जी ने इस तरीके के काम किए, कारण जी ने इस तरीके के काम किए, मैंने बात की तो हबीब साहब ने काम किए, पणिक्कर साहब ने किए, उसके बाद में रतन श्याम ने इन प्रोडक्शंस के उन गाँव के अंदर और स्कूलों में जाके परफॉर्मेंस किए हैं। मैं कहता हूं कि कौन कौन ऐसे हमारे साथी नहीं है जिनसे हमने रिक्वेस्ट की, सिर्फ निवेदन किया कि सर यहाँ पर तो इतने 7,000 रुपए दे पाएंगे सर, मतलब कि आपको, लेकिन प्ले बनाना है। और ये हमारे साथी इन सब लोगों ने जा के वहां पर उन बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए, गांव देहात के बच्चों के लिए, 85 वो परसेंट पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे हैं, जनजातीय बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए लगातार ऐसा
शानदार यूनिक काम किया है लोगों ने। हम उनमें से सिर्फ एक ही चीज़ करते थे, उनको साल में एक बार एनआई मीट के अंदर सब लोगों के साथ में बुलाते थे और फिर उन परफॉर्मेंस को यहाँ पर शहर के एक एक स्कूल में जाते थे, बड़े बड़े स्कूलों के अंदर यहाँ दिल्ली के, और उनको लेके आते थे और उनके साथ इंटरेक्शन भी होता था और उनके इनके ये गांव देहात के बच्चों के परफॉर्मेंस को देखते थे। इसमें तीजन भाई गुरु, भगवान दास साहू, कुंचू गुरु, कौन कौन गुरु मतलब इसके अंदर शामिल नहीं हुए। लेकिन इस काम को करने के लिए हमें फिर बाद में जो ये बंद हुआ उसका कारण भी वही है कि एक बाबू कल्चर में बहुत सारी चीज़ों को समझा नहीं जाता है। एजुकेशन हमारा उद्देश्य है, मनोरंजन करना कतई उद्देश्य नहीं है। हमें मनोरंजक तरीके से लोगों को इवॉल्व करके बैठाना है, लेकिन हम सिर्फ उनका मनोरंजन करेंगे या मतलब कि हम सिर्फ वही प्ले करेंगे जिसमें वो हंसें, ऐसा कोई प्ले नहीं करना है हमें। और ना मतलब उसकी कोई ज़रूरत है किसी को भी। हमें जो करना है वो एक तरह से एक खास तरीके की एजुकेशनल अवेयरनेस हमारे काम के अंदर होना चाहिए। उसी की सर्च हम पूरे वक्त अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही मुझे कहना है। अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो मैं एक दो क्वेश्चन का आवाज़ मतलब जवाब जरूर देना। सर स्क्रिप्ट राइटिंग तो हम लोग सभी लोग मिल के करते हैं भाई। हमने कोई अगर लगे कभी कभी कहानी कोई चुन लेते हैं, बुद्ध जातक से कोई कहानी चुन ली और दो पेड़ों की कहानी इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए मतलब हमने कहानी पढ़ी बुद्ध जातक से, लेकिन उस पढ़ने के बाद में उसको फिर हमने आज के इन्वायरमेंट के साथ में डेवलप किया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उस कहानी की मूल तत्व बुद्ध जातक के शायद मतलब इधर उधर भी हो गए हो, लेकिन हमें तो आज कहना है वो कहानी को। तो शायद उन रूट्स को ढूंढते हुए हमने चीज़ों को बनाने की कोशिश की। जब भी प्ले किए, सौरमंडल पे प्ले किया, हमारा 7th क्लास के अंदर फिर वो एक प्ले है हमारा सौरमंडल। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा कि उसमें तो 10-10 साल पुरानी जानकारियां हैं कि गुरु के सिर्फ 16 चांद होते हैं, जबकि तब तक मुझे पता चल गया था कि 52 चांद है, या मतलब कि वहाँ पे किस तरह की गैसेस मिल चुकी है, या शनि पे क्या है। तो हमने 3 बच्चे हैं जो ड्रीम में, सपने में उस दुनिया की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। सेटेलाइट के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं था, रॉकेट भी नहीं था, तो हमें गुब्बारे से और कभी कभी कपड़े से भी उसको मतलब हमने इस्तेमाल किया। एक कपड़ा इस्तेमाल करते थे लंबा सा, और उससे मतलब सारी पब्लिक उसके साथ में जाती थी और वो पूरी की पूरी चीज़ों के साथ में अनुभव को आत्मसात करती थी। क्योंकि थिएटर की जो के दर्शक होते हैं उनकी इमेजिनेशन को हमें के साथ में एक तरह से काम करना है, क्योंकि उनके अंदर हमसे ज़्यादा इमेजिनेशन है। हम जो दिखाते हैं वो 500 लोग 500 अलग तरह से इमेज करते हैं। हम बने बनाए मतलब कि जो फिल्मी तरह से सेट नहीं बना सकते, और ना उसकी कोई ज़रूरत है। सिर्फ ह्यूमन बॉडी है, वॉइस है, और उसके साथ में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम एक बेहतर जीवन की तरफ जाएं, बेहतर इंसानियत की तरफ जाएं, और ये इस तरह की चीज़ों को हम कर पाएँ। भान पाटिल ने लिखा है, सर हाउ दे स्टार्ट स्क्रिप्ट राइटिंग। मैंने वो अभी बताया कि हम लोग मतलब कि पहले मतलब ये तय करते कि हमें कोई चीज़ को बात करते करते ढूंढते हैं हमारे आसपास की दुनिया में आजकल या पिछले 2, 4, 10 सालों के अंदर कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। जैसे सांप्रदायिकता है, तो मैंने कहा कि सांप्रदायिकता पिछले 10-20 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों ने बहुत परेशान किया कि हम अपने को जातों और मजहबों में बांटने में लगे हुए हैं। तो हमने कहानी ली प्रेमचंद की, वो पंच परमेश्वर, और उसको अपने रूट्स की कुछ वो लिया, एक फॉर्म मार्च के अंदर उसको मतलब कि किया। जब लिखने के लिए वो का वक्त आया तो एक कहानी तो लिखाई थी, लेकिन अब उसको मार्च में तब्दील करनी थी। तो कभी कभी कहानी लेते हैं, कभी कभी मतलब कि कहानी स्थितियों से इवॉल्व होती है। जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग वाला जो अभी समिट हुई थी, जो वहाँ पेरिस समिट, तो हमने उसको बहुत थॉरोली स्टडी किया पूरी टीम ने,
और उसके बाद में पूरी टीम ने कम से कम 20 लोगों ने इस पे मतलब कि बहुत सारे रिसर्च इकट्ठा कर करके लेके आते थे। इंटरनेट का जमाना है तो अब तो रिसर्च और ज़्यादा बढ़िया लोग लेके आते हैं। और फिर हम उससे बातचीत करते करते हमने एक प्ले बनाया, उठो सोने वालों। और अभी 2-3 साल पहले हमने उसके बहुत शो किए, संगीत नाटक लेके एकेडमी के लिए भी किए, एनटीपीसी और ओएनजीसी और तमाम मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हमने उसके शोज किए। और झुग्गी झोपड़ियों में भी, यहाँ दिल्ली के जो स्कूलों के अंदर जो सरकार के सरकारी स्कूल है, स्कूल में घूम घूम के भी हमने उसके शोज किए और करते रहते हैं। यही हमारा जीवन का उद्देश्य। हमारे पास में एक भी ट्रेंड किसी भी इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड एक्टर को लेते ही नहीं, क्योंकि वो फिर वो इज्म में फंस जाता है। तो इसलिए मैं खुद भी जब वहाँ होता हूँ तो मैं किसी अपने ट्रेंड आदमी की तरह नहीं हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। हम सब लोग मिल के चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी चीज़ें लेके आए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक गाना ही किसी ने लिखा, हम जब प्लेनेट्स पे कर रहे थे, मंगल के बारे में, मंगल ग्रह पे जब वो पहुंच जाते हैं 3 बच्चे ड्रीम के अंदर, और तो वहाँ एक गाना इस्तेमाल किया था, मैं हूँ मंगल, सूरज मेरा बॉस, मेरे अपने 2-2 चांद दई मास पोपोस। तो ये बच्चे ने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा। इसकी धुन उसने ही बनाई है, जिस बच्चे ने लिखा है उसने ही बनाई। कहा कि सर सुनिए, और हमें लगा कि हम सब पूरी टीम ने सुना और कहा कि जी ये ठीक है, अब ये गाना होगा। तो इस तरह से कोई कुछ मतलब के लेके आता है। मेरे जब हम पंच परमेश्वर कर रहे थे तो मेरे एक भाई, मेरा छोटा भाई लेके आया, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी मित्र बड़े थे गहरे, बाजा सच्चा बाजे। देखिए, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी मित्र बड़े थे गहरे, और यही है बाजा सच्चा बज रहा है। तो इस तरह से लगे गाने बंदे साथी लिखते हैं, और हमें सिर्फ कि उसको एप्रिसिएशन करके धीरे धीरे स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाना है। स्क्रिप्ट एकदम बनी बनाई नहीं मिलती है, और जो मिलती है वो वही मिलती है जिसको मतलब हम जो छपी हुई है या कहीं कहीं तक पहुंची है। लेकिन इवॉल्व करना, जैसे अभी हमने कुछ सालों पहले एक प्ले इवॉल्व किया, तो 100 साल हुए थे हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब को। तो हमने कहा कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की शायरी हमने पढ़ना शुरू की, तो हमें लगा कि नहीं, शायरी पे नहीं होगा प्ले होगा उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या मुसीबतें आई, और उन मुसीबतों के दौरान उन्होंने क्या क्या कब कब लिखा। परवेज़ अहमद साहब है, मेरे मित्र हैं, उनके साथ में हमने बात की। परवेज़ साहब ने वो फिर रिसर्च, उनके साथ में हम सब लोग रिसर्च में जुड़े, वो भी जुड़े। बहुत से ऐसी जानकारियाँ मिली जो हमें एक पोइट के बारे में पता होना चाहिए। उसकी पोइट्री को तो हम जानते हैं, लेकिन उसकी लाइफ का स्ट्रगल तो जानते नहीं है। तो हमने कहा लाइफ स्ट्रगल ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे पोइट्री निकली है। पोइट्री की वजह से मतलब हम उसको नहीं जान रहे हैं। तो पोइट्री की जर्नी क्या है, उस जर्नी में गए, वो सीन के थ्रू मतलब कि हमने वो नज़मों को, उनकी गज़लों को और उनके जो कहे हुए चीज़ों को लोगों के बीच में जब लेके गए, तो एक यूनिक एक्सपीरियंस था पूरी टीम का। फिर मैं कहूँगा बार बार पूरी टीम का। इस काम के अंदर हम जो काम कर रहे हैं रंगमंच का, ये किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हमें अपने समाज के साथ में अपनी कला के अंदर, क्योंकि हमारी अकेली कला नहीं है, हम पोइट नहीं है कि पोइट्री लिख के ख़त्म हो गया है, पेंटर है तो पेंटिंग बना के ख़त्म हो गया। ये कम्युनिटी आर्ट है। यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर भी यकीन करना पड़ेगा। हम किसी को भी ये बहुत जल्दी साबित कर देते हैं अपनी टीम में कि वो मूर्ख है, लेकिन कोई मूर्ख नहीं होता है। कई सारे लोग ऐसी आइडियाज़ के साथ में आते हैं, ऐसी जानकारियों के साथ में आते हैं कि हम लोग, आप लोग मतलब भौचक रह जाएं। लेकिन वो उन चीज़ों से एक बिल्डिंग बनती है। वो जो बिल्डिंग बनती है वो पूरे नेशन की है, पूरी दुनिया की है। वो मेरी नहीं है, वो तुम उसकी नहीं है जो मतलब एक आदमी जो उसमें मेन रोल कर रहा था, बल्कि हमारी साझा है। और ये साझी जिंदगी या साझी जो एक तरह से रंगमंच की कला है, इसको साझा ही रखना चाहिए। इसमें कोई भी एक तरह से ताकतवर आदमी नहीं आ सकता। तो
ये मेरे को कहना है। तपन भाई नमस्कार सर, क्या स्कूल में म्यूजिक टीचर की जैसे थिएटर? भाई ये मतलब कि कई बार मतलब चल रहा है, अभी भी ये बोला नई एजुकेशन की जो पॉलिसी में है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अलग से मतलब कि कोर्स बना दे, जैसे पिछले साल बना दिया था, पिछली बार बना दिया था, छठी क्लास से लगा के तो 12वीं क्लास तक के या 11वीं क्लास तक के लिए लोगों ने बाकायदा शेक्सपियर को पढ़ा रहे थे, उसके अंदर वो उसमें बर्टोल्ट ब्रेख्ट पढ़ा रहे थे, क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ा रहे। हमें बच्चों को ये नहीं पढ़ाना है, बच्चों को हमें पढ़ाना है उनके अपने सब्जेक्ट के अंदर जो समस्या आती है, वो जब वो बड़े होते जाएंगे अपने आप वो समझ लेंगे बर्टोल्ट ब्रेख्ट को और लगे शेक्सपियर को। शेक्सपियर हमें अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है, उन पे और बोझ नहीं डालना है, वैसे ही उन पे कम बोझ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि थिएटर टीचर जरूर होना चाहिए जो चीज़ों को इवॉल्व करे उनके अपने सराउंडिंग के अंदर, उनकी अपनी समस्याओं के साथ, उनकी अपनी ज़िंदगी के साथ। उनकी वो जो बैक में बैठा हुआ बच्चा है ना, सबसे पहले हमारा वो है मेन हीरो, हमें उसको लेके आना है मेन स्ट्रीम के अंदर। और आते हैं। अभी मेरी एक बच्ची चंडीगढ़ से मुझे फ़ोन किया कितने साल के बाद में, 1994 में मैं बिरखेड़ी में काम किया था, जब हम लोग नवोदय का काम शुरू किया था, बलवंत भाई वगैरह हम लोगों ने। तो उसका नाम था सीता कुशवाहा। वो अब चंडीगढ़ में शादी के बाद में रहती है और कुछ मतलब पढ़ाती है। इतना पता नहीं कहाँ से ढूंढ के इस कोरोना काल के अंदर वो मेरे तक पहुंची और कहा, सर नमस्कार, सर आपको याद है एक बार आप बिरखेड़ी गए थे? तो जैसे ही उसने बोला बिरखेड़ी गए थे, तभी मैंने उससे कहा कि सीता कुशवाहा बोल रही हो? अरे सर आपको मुझे मेरा याद है। मैंने कहा वो तुम्हारी कविताएं भी याद है मुझे 2-3। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें अपनी मेमोरी अपने लिए नहीं बनानी है, अपने उन बच्चों के लिए, उन समाज के लिए, उसके अंदर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको दिशा की जरूरत है। शायद हमें भी दिशा की जरूरत है, हमें भी नहीं मालूम पूरी तरह से हमें जाना किस दिशा में, लेकिन सिचुएशन हमें बार बार ये सही कर रही है कि हमें किस दिशा की तरफ जाना है। मैं तो म्यूजिक टीचर या थिएटर टीचर होना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? नरेश जी क्या बात है, थिएटर स्कूल में सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल सही है, होना चाहिए थिएटर का, लेकिन उसको जरा वैसे ही होना चाहिए जैसा। बलवंत भाई बहुत धन्यवाद, आपने भी जो काम किया बहुत बहुमूल्य। मैंने आपके लगभग काम जब दिल्ली आप लेके आए हैं देखे हैं। भान पाथेर को धन्यवाद देता हूं मैं, और आप लोग मेरे साथ में फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। फिर अपन इसके बारे में और भी कभी बात करेंगे। सुरेश भाई धन्यवाद। यही है, इसी तरह से विजन को अभी भी मेरा पूरा डेवलप नहीं हुआ है बलवंत भाई, कोशिश कर रहा हूँ। विजन मतलब कि अपने साथियों के साथ में लगातार बैठूं और शायद मतलब कि कुछ चीज़ें मैं भी जानूं और वो भी जाने और हम सब मिलके जाने और समझें कि थिएटर को हमें किधर ले जाना है। सुमन भाई धन्यवाद। सूर्य मोहन भाई धन्यवाद। भूमिकेश्वर जी धन्यवाद। तपन भाई धन्यवाद। और किसी का कोई ललित भाई, प्रमोद जी, युवराज भाई, गीतांजलि जी, नीरज भाई, अनिल जी, सबको मैं धन्यवाद। अरे पंत जी नमस्कार। पंत जी हमारे हर इस काम पे जो मैं बोल रहा हूँ लगभग मतलब के पिछले 20-25 साल से हर काम के अंदर साथी हैं। इनके साथ में रचना जी भी है, हमारी 20-25 साल की जो भी काम किया उसकी एकदम बिल्कुल साथी है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे, और एक आध क्वेश्चन का और अगर बोले तो मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और ख़ास तौर पे मैं नटरंग को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जैसे अदना से इंसान को बात करने का मौका दिया। मैं आप सबको सलाम करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।